कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद हैं। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 2 वर्षों में राज्य में भय का माहौल खत्म हुआ है। जन समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रशासनिक अधिकारी गांव तक पहुंच रहे हैं। इधर राज्य के अन्य जिलों में भी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। विभिन्न जिलों में इस दौरान करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। खूंटी जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल होंगे। लातेहार जिले में मंत्री जोबा मांझी शिरकत करेंगी। एक तरफ जहां सरकार 2 वर्ष की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्षी दल भाजपा सरकार की विफलताएं लोगों को बता रही हैं। इस सिलसिले में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक, जिलों के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य सरकार की 2 साल की विफलताओं का जिक्र किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। देश में कोरोना के 2 और टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इनमें एक कोवोवैक्स है और दूसरा कोर्बेवैक्स शामिल है। इसके अलावा कोरोना की एक दवा मोलनुपिराविर को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चों को यह टीका 3 जनवरी से लगाया जाएगा। वर्ग के लिए टीकाकरण और पहचानी गई कमजोर श्रेणियों के लिए एहतियाती खुराक को शुरू करने की समीक्षा की। 15 से 18 आयु वर्ग की टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि इस जनसंख्या वर्ग को सिर्फ कोवैक्सीन की खुराक ही दी जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त खुराक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोवैक्सीन की आपूर्ति सारणी साझा करेगी। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 1 जनवरी से कोविन के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण और 3 जनवरी से ऑन-साइट पंजीकरण शुरू होंगे। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए किशोरों को टीकाकरण के संबंध में सभी स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। देश भर में एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,195 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 77,000 से अधिक हो चुकी है। ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,347 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.68% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.79% हुआ है। इधर झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 155 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है।
राज्य में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम झारखंड पहुंची है। यह टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रही है। कल इस टीम ने कोडरमा जिले का दौरा किया। केंद्रीय टीम ने कोडरमा सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों संग बैठकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 143 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके की डोज दी जा चुकी है। और वहीं कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 141.15 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। समाचार विराम के बाद कि जब गांव का आदमी आपके सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता अधिकार लेकर तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। हमको साड़ी मिल रखे है लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और यह स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग इस योजना को लेकर गंभीर है। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उचित प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे मनरेगा कर्मियों और बागवानी मित्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। श्री रंजन ने हरित ग्राम योजना पर आधारित प्रशिक्षण पुस्तिका का भी विमोचन किया। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल शाम से देर रात तक हल्के दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिस वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, 30 और 31 दिसंबर को राज्य में जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो नए साल में मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज भी रांची के आसमान में बादल छाए हुए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल जिले के उपायुक्त ने इस योजना के लिए नवगठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की। उपायुक्त ने बैठक के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने के उद्देश्य से कैंप लगाकर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। देवघर के उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि पर्यटन स्थल पर व पिकनिक स्पॉट पर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर समाज के लिए निर्माण के लिए दोना पत्तल से बने प्लेट कटोरी का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वे सावधान और सतर्क रहें। राज्य की हेमंत सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज खूंटी जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।
धनबाद जिले के 4 प्रखंडों और दोनों नगर निकायों में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर लगाकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, केसीसी राशन कार्ड, पेंशन सहित कई कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निष्पादन किया गया। रामगढ़ जिले में जन समस्याओं के निदान के लिए उपायुक्त के स्तर पर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में कल उपायुक्त ने दोनों लोगों से मुलाकात की और उनकी फरियाद सुनी। उपायुक्त ने जन समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रामगढ़ जिले में कल उपायुक्त ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों को टीका वाहनों का इस्तेमाल कर लोगों को अभियान के दायरे में लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने शिविर आयोजित कर योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने का भी निर्देश दिया। लातेहार जिले में कल राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने भारत माता भवन में बनाए गए जिम, कराटे प्रशिक्षण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध खेल संसाधनों का अवलोकन किया। मंत्री ने खेल संसाधनों के प्रति बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की। कोविड विरोधी टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए गिरिडीह जिले में प्रशासन की टीम गांव-गांव तक पहुंच रही है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जंगल, खेत, खलिहान, नदी नाले पार कर दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य कर रही है। गिरिडीह जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों को शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कोडरमा के वसुंधरा गार्डन में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोडरमा में सोतोकॉन कराटे स्टाइल क्लासिकल मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें कराटेकारों ने उम्दा खेल दिखाकर मेडल पर कब्जा जमाया। इस मौके पर फेडरेशन के कोडरमा जिला अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ईस्ट जोन और नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलेगा। इंटर स्टेट SKCFI सोतोकान कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है और यहाँ से जो कराटे खिलाड़ी जीतेंगे वो ईस्टर्न इंडिया चैंपियनशिप में भाग लेंगे और वहाँ से जो क्वालिफाइड करेंगे वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि जिले में खेलों को लेकर बेहतर माहौल तैयार हो रहा है और कई खेलों के डे बोर्डिंग भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जल्द ही कोडरमा को एक बहुउद्देशीय स्टेडियम की सौगात भी मिलेगी। इसके लिए तो सबसे पहले मैंने डे बोर्डिंग, कुछ खेलों का डे बोर्डिंग भेजा है, साथ ही आवासीय सेंटर भेजा है और जो मेन यहाँ पर जो मेन बेस चाहिए कोडरमा को एक स्टेडियम, वो मल्टीपर्पज स्टेडियम मैंने उसको भी विभाग को भेजा है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि वो कोडरमा जिला को मिल जाएगी। इस इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप में कोडरमा समेत गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, पलामू, रांची और टाटा के अलावा बिहार के पटना, नवादा और बिहार शरीफ के 75 खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन है। इससे पहले कल भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 272 रन से आगे खेलते हुए पहली पारी में 327 रन बनाए। फिर उसने दक्षिण अफ्रीका को महज 197 रन पर ऑल आउट कर 130 रनों की मजबूत बढ़त बना ली। विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अफ्रीकी टीम पर 146 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। पहली पारी के शतक लगाने वाले KL राहुल 5 और शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को 197 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 130 रनों की बढ़त मिली। टीम के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। उनके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 34 रन और कगिसो रबाडा ने 25 रनों की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से गिरिडीह के नक्सल प्रभावित बेरडोंगा के आदिवासियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पीटाण थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बड़ा सहारा साबित हुआ है तथा समुदाय के लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर खुश हैं।
हम लोग को तो पूरा पानी चू रहा था, पूरा दिक्कत हो रहा था। हम लोग को पैसा कौड़ी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे। तो अभी कॉलोनी दिया सरकार, तो अभी सुखी से रहते हैं। सरकार आवास योजना दल के बड़ी आराम से अभी सोते बैठे ही है। कच्चे और खपराल घरों में पहले इन वंचित वर्गों की जिंदगी बेरंग थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन में खुशियों का रंग भरा है। इलाहादो हसा उड़ाते लेन तले सरकार है पैसा मालिया ना तिन तो इटे तले उड़ा के दादो सरकार गिनी दो पूरे ले सरहाव देखना ले खान उनका की रेंगे हर दो बले और हम उनका की ले बिना किया खपरा उड़ा मा बले बिना दा का जोरो कान तले दसा कान तले बले मरमती दड़या कान। बरसात के दिनों में इनकी जिंदगी पहले नरक बन जाती थी, लेकिन चेहरे की चमक यह बतलाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें कितना आराम और सुकून मिला है। मैं दुकान खपरा करवा रहा था तो सरकार आपको दिया, लेकिन ये समझतान तो आपको होने वही ऐसा रहता है। लहादो हसा उड़ाते लेन तले तो सरकार है माले कॉलोनी तो पूरे बेस रिगले थे अपना मौज रिगले थे ना, मतलब दा को तो चीते हो ना कहते सरकार धन्यवाद ले मैंने दा। जिंदगी में आए इस सकारात्मक बदलाव के लिए गांव के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताना नहीं भूलते हैं। पहले हम लोग को मिट्टी के घर में रहते थे, पीएम आवास मिला तो हम लोग कुछ अच्छा से रह रहे हैं। पहिल दो खपरा उड़ाते तले दा जरो कान तले थे ना दो उड़ी हर लेते है ना अदो पक्का उड़ा पक्का दुल्हन पाले बना दाड़िया कान थे ना। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पीरटार थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन से कमजोर तबकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, जो बदलते संवरते भारत का जीता जागता सबूत है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जमशेदपुर कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में गरीब वंचित महिला एवं पुरुष को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में गरीब वंचित महिला एवं पुरुष को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अभी इस प्रशिक्षण संस्थान में 1 महीने का सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें मैं लड़कियों को अभी साया, ब्लाउज, फ्रॉक, नाइटी, नाइट सूट, नाइट गाउन और अनेक तरह का ब्लाउज सूट मैं अभी तक इन लोगों को बता चुकी हूँ। सोनारी की रहने वाली राधिका जो बेरोजगार है, वो बताती हैं कि अब तक वह कई प्रकार के कपड़े सिलना सीख चुकी हैं तथा प्रशिक्षण संपन्न कर अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनना चाहेंगी। साया सीखी हूँ 3 प्रकार का, ब्लाउज सीखी हूँ 4-5 प्रकार का और पैंट शर्ट, इसकी स्कूल यूनिफॉर्म। प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय सहायक मुकेश रंजन ने बताया कि फिलहाल इस प्रशिक्षण संस्थान में घाटशिला, पोटका और जमशेदपुर ब्लॉक की 23 महिलाएं निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। तो इस ट्रेनिंग में महिला वस्त्र निर्माण में 23 कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसमें घाटशिला, पोटका और जमशेदपुर ब्लॉक की युवतियां हैं। मौजूदा समय में बढ़ती आबादी को देखते हुए सबको नौकरी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन प्रशिक्षण हासिल कर स्वावलंबी बनकर सम्मानजनक तरीके से जीविकोपार्जन कर आत्मनिर्भर जरूर बना जा सकता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए राज्य के 5 जिलों में 1000 दिवसीय सामर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सिमडेगा जिला भी शामिल है। कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जारी जंग को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सामर अभियान की अवधारणा धरातल पर उतारी जा रही है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे कर लोगों को एनीमिया और कुपोषण के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सिमडेगा में सामर अभियान की तैयारी को लेकर 10 पोषण दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए सबों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। और हम लोग कहते हैं जिसको आदर्श जिला के रूप में हम लोग बनाना चाहते हैं, उस रूप से सिमडेगा का शुरुआत में चयन किया गया है। तो इन सभी के लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, बट ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोग सभी के।
रिम्स रांची से आई प्रशिक्षिका डॉक्टर आशा किरण और स्टेट टेक्निकल कंसल्टेंट डॉक्टर रीमा ने कहा कि सिमडेगा जिले में लगभग 70% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। 1000 दिनों का अभियान चलाकर कुपोषण के इस कुचक्र को तोड़ा जाएगा। तो इस समय में हमें कुपोषण और एनीमिया से रिलेटेड 1000 दिन का एक अप्रोच है, जिसमें कि 5 जिलों में किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देने आए। प्रशिक्षिका डॉक्टर मनीषा कुजूर ने कहा कि एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने के लिए गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों और युवतियों को स्वच्छता और जरूरी उपायों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्तर पर जरूरी सेवाएं देते रहते हुए सामर अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान को ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। पोषण सखी है, इन लोगों को एक दल में गठित किया गया है, जो कि हाउस टू हाउस जाकर के, घर घर जाकर के जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरी हैं, 0 से 59 माह के जो भी बच्चे हैं, 9 से 19 साल के, 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं, 10 से 19 साल की जो किशोरियां हैं, एवं 20 से 24 साल की जो भी युवतियां हैं। इसके अलावा धात्री माताओं को भी इनमें स्क्रीनिंग किया जा रहा है। कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, जो केवल आने वाले समय में स्वस्थ और सुखी झारखंड का आधार बन सकेगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए उदारवादी नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी और स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र कुमार दत्ता के बारे में। आज की कड़ी में हम शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की। जून 1867 में उन्हें वहां की बार में बुलाया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और भारत में प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार सरकार की हिमायत की। वे 1868 में कलकत्ता लौट आए और कुछ ही वर्षों में उच्च न्यायालय में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त बैरिस्टर बन गए। 1883 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर चल रहे अवमानना के मुकदमे में अदालत में उनका बचाव किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। कलकत्ता में आयोजित 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उन्होंने अपने काम के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को अपनी गतिविधियों को केवल राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखने और सामाजिक सुधारों के मुद्दों को अन्य संगठनों पर छोड़ देने की हिमायत की। उन्होंने इलाहाबाद में 1892 के सत्र में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र कुमार दत्ता को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1979 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। एक प्रमुख जुगांतर नेता भूपेंद्र कुमार दत्ता ने दिसंबर 1917 में बिलासपुर जेल में 78 दिन तक भूख हड़ताल की थी। ये उस समय तक किसी भी देश में सबसे लंबी अवधि की भूख हड़ताल थी। दत्ता का जन्म 8 अक्टूबर 1892 को जैसोर के गांव ठाकुरपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे अनुशीलन समिति के विभाजन विरोधी आंदोलनों से प्रेरित हुए और संगठन में शामिल हो गए। सितंबर 1915 में बाघा जतिन की मृत्यु के बाद भारत में बड़े पैमाने पर दमन हुआ और स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में बंद कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 17 मई 1917 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में जितेन लाहिड़ी और भूपेंद्र कुमार दत्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बिना स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजे जाने और उनके शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भूख हड़ताल के फैसले के बारे में 8 पन्नों की एक लंबी अपील प्रकाशित की,
जिसे देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों को भेजा गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को बाद में बिलासपुर जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 78 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी। 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 23 सितंबर 1923 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। जल्द ही सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी ने भूपेंद्र को मेमोरीज ऑफ ए रिवॉल्यूशनिस्ट पुस्तक भेंट की, जिसे वे यूरोप की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान छिपा कर लाए थे। 1928 में अपनी रिहाई के बाद भूपेंद्र ने विभिन्न जुगांतर नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने, पत्रिकाओं का संपादन करने, हथियार इकट्ठा करने और उन्हें वितरित करने का काम फिर से शुरू किया। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे के फरार क्रांतिकारियों को पनाह देने पर उन्हें फिर से 8 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया। 1941 में उन्हें फिर से 5 साल के लिए हिरासत में ले लिया गया। भूपेंद्र विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वे संसद सदस्य भी चुने गए। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की संविधान सभा में बांग्ला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 1962 में वे भारत लौट आए और स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा सलाम। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ आज रांची में आयोजित हो रहा मुख्य समारोह। राज्यवासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को लेकर की बैठक। 3 जनवरी से शुरू होगा यह अभियान। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 155 नए कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 608। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल हुई जोरदार बारिश। आज भी हल्की बारिश की संभावना। आसमान में छाए हैं बादल। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार।
जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। नमस्ते। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर